वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-37 का एक पास्ट एग्ज़ाम कर रहे हैं ऑटम 2015 से, और इसका टाइटल है इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अ फैक्ट्री वर्कर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, एंटिटी का एक्रोनियम है ICL, was seriously injured on 10 June 2015 during a production process. Subsequent developments in this matter are as follows. तो 3 सिनेरियो दिए हुए हैं हमें, और उसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर्स इन ICL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। तो ईयर एंड से पहले इवेंट तो हो चुका है। सपोर्ट योर आंसर बाय रेफरिंग टू द रेलिवेंट गाइडलाइंस कंटेन्ड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो हमने रेफ़र भी करना है टू द गाइडलाइंस, और फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर अकॉर्डिंगली बताना है। और ये 3 आइटम्स हैं, तो 1 बाय 1 हर आइटम को हम देखेंगे। तो पार्ट 1 है कि ऑन 26 जुलाई 2015, यानी आफ्टर सम डेज ऑफ द ईयर एंड, द वर्कर फाइल्ड अ क्लेम फॉर ₹25 million and alleged violation of safety measures on the part of ICL. The lawyers of ICL anticipate that there is 60% probability that the court would award ₹12 million and 40% likelihood that the amount would be ₹8 million. तो लॉयर्स का ये ख्याल है कि 60% चांस तो ये है कि हमें 12 मिलियन देने पड़ेंगे, और 40% ये बात का चांस भी है कि हमें सिर्फ 8 मिलियन देने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू द क्लेम ऑफ 25 मिलियन। यानी 25 मिलियन लॉयर्स के हिसाब में हमें पे नहीं करना पड़ेगा, या हमें 12 मिलियन पे करना पड़ेगा, या हमें 8 मिलियन पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो पहली बात तो ये हमें बड़ी क्लियर है कि जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है वो ईयर एंड से पहले हो चुका है, और वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है हमारी तरफ से वायलेशन रादर देन नॉट द फाइलिंग ऑफ क्लेम। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो सेफ्टी मेजर्स की फॉलो नहीं किए, तो वो वायलेशन ईयर एंड से पहले हुई है, और आउटफ्लो जो है वो प्रोबेबल है, क्योंकि लॉयर्स कह रहे हैं कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे 12 और 8, और रिलायबल एस्टिमेट भी अवेलेबल है। अब हमें प्रोविजन कितने की क्रिएट करनी चाहिए? अगर इस पर हम मोस्ट लाइकली आउटकम लें तो हम कहेंगे 12 मिलियन, और अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें तो दैट वुड बी 10.4 मिलियन। तो ज़्यादा बेहतर तो ये 12 मिलियन की अमाउंट है, लेकिन अल्टरनेटिवली अगर कैलकुलेशन दे दी जाए कि जी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बनती है, तो 12 मिलियन का 60% चांस और 8 मिलियन का 40% चांस से 10.4 मिलियन की अमाउंट आ जाती है। तो फॉर द पेंडिंग क्लेम ऑफ द वर्कर, एज इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट ICL वुड रिक्वायर टू पे दिस अमाउंट एज एडवाइज बाय ICL's लॉयर्स, तो इसकी हमें एक प्रोविजन रिकग्नाइज कर देनी चाहिए। अब वर्कर ने जो क्लेम किया हुआ है वो किया हुआ है 25 मिलियन का, तो 12 मिलियन की हम प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे हैं। जो रिमेनिंग अमाउंट है 13 मिलियन की, और अगर आप समझते हैं कि 10.4 मिलियन की अमाउंट की आप क्रिएट करते हैं, तो फिर रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी 14.6 मिलियन। तो ये प्रोबेबल नहीं है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा इसमें, इसलिए इन रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप एक कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, जिसमें जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर हैं दैट इंक्लूड ब्रीफ नेचर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। जहां प्रैक्टिकेबल हो तो एस्टिमेशन, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकेबल है कि 13 मिलियन की अमाउंट होगी, और उसमें अनसर्टेनिटीज़ को इंडिकेट कर देंगे। और अगर कोई रीइंबर्समेंट पॉसिबल हो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से, तो उसका भी एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर देंगे। सेकेंड सिचुएशन है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ICL filed a claim of ₹18 million, which was principally accepted by the insurance company on 5th August 2015 to the extent of ₹14 million. तो 18 मिलियन का हमने क्लेम फाइल किया, उन्होंने 14 मिलियन का एग्री कर लिया, तो ये 14 मिलियन तो कंफर्म होगा कि मिल जाएंगे। ICL is negotiating with the insurance company and it is probable that ICL would recover a further sum of ₹2 million. तो 18 में से 14 कंफर्म मिल जाने हैं, और 2 जो हैं उसको भी मिलने का काफ़ी चांस है, प्रोबेबल है। तो यहाँ पर हमारा रीइंबर्समेंट के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो इस सिनेरियो को अगर हम देखते हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम जो 14 मिलियन का है वो तो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, और उसको फिर हम कंसीडर करेंगे कि वो वर्चुअली सर्टन है कि वो रिसीव हो जाएगा। अब जो इंश्योरेंस क्लेम हम रिकग्नाइज कर सकते हैं वो हम 14 मिलियन का रिकग्नाइज नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं रिकग्नाइज कर सकते क्योंकि पार्ट 1 में हमने जो 12 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज की है, तो जो रिलेटेड एसेट होता है वो प्रोविजन से ज़्यादा का रिकग्नाइज नहीं हो सकता अंडर IS-37। सो इंश्योरेंस क्लेम जो है
वो रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैक्सिमम 12 मिलियन का, और अगर आपने प्रोविजन 10.4 मिलियन की रिकॉर्ड की थी तो उतना, यानी जितने की प्रोविजन रिकग्नाइज हुई है उससे ज़्यादा का आप रिलेटेड एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जहाँ तक बात है ये फर्दर 2 मिलियन अमाउंट की, तो ये प्रोबेबल है और इसको हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज करना चाहिए, जिसमें हम ब्रीफ नेचर ऑफ कंटीजेंट एसेट और इसकी जो फाइनेंशियल इफेक्ट की का एस्टिमेट है और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनकी इंडिकेशन को डिस्क्लोज कर देंगे। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय द लेबर यूनियन द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग to pay to the affected worker an amount of rupees 1.5 million in addition to the compensation that may be awarded by the court। तो मैनेजमेंट एक फैसला सोच रही है कि वो जो भी कोर्ट के थ्रू पैसे देने पड़ेंगे वो अलग हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वो 1.5 मिलियन उसके अलावा कंपनसेशन में देना चाह रहे हैं, और अभी इसको वो कंसीडर कर रहे हैं। यानी ना ये डिसीजन हुआ है, ना ये डिसीजन अभी अनाउंस हुआ है या कम्युनिकेट हुआ है। तो ये जो एडिशनल कंपनसेशन है इसकी ना प्रोविजन रिकग्नाइज होगी और ना ही इसका डिस्क्लोजर रिकग्नाइज होगा, क्योंकि ना यहाँ पर आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है थ्रू कोर्ट और लॉ, और ना ही अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनी है, क्योंकि अभी तक आपने कोई फॉर्मल इंटीमेशन नहीं की और इस सिनेरियो में क्रिएट नहीं हुई। सो ये हमारा जो है 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के जिसको हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।